भाई जब ऐसे ऐसे न्यूज़ें निकल के सामने आती तभी तो और आम बंदा भी डर जाता, खौफ में आ जाता है कि भाई कोर्ट के चक्कर बस ना लगाने पड़े। यदि कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे फिर तो भैया हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी चक्कर में कई लोग सुसाइड करते हैं, नहीं तो 20 साल तक झूठे केस में इनको जेल में सड़ना पड़ता है। 74% रेप का केस हो या 80% दहेज का केस सब फेक होते हैं। और जांच में जब फेक केस पाया जाता है तो जो आरोपी होता है उसका पैसा बर्बाद, उसका टाइम बर्बाद, उसका सब कुछ बर्बाद। लेकिन जो केस लगाने वाला होता है उसको घंटों कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत ही नहीं, उसको कोई सजा ही नहीं होती है। इनका नाम है ओमजीत त्रिवेदी। अतुल सुभाष की तरह ही इनके बड़े भाई को भी ख़त्म कर दिया गया। अतुल सुभाष के बारे में अब तक तो आपने सब कुछ जान लिया होगा, सब कुछ सुन लिया होगा कि किस तरीके से जुडिशियल सिस्टम ने और साथ ही साथ में उसकी पत्नी ने कितना टॉर्चर और किस किस तरीके से कितना गंदा गंदा टॉर्चर किया था, कितना उसको हरास किया गया दिन रात। और उसका हरास होने का कारण मात्र एक था, उसका बच्चा। ये केस इतना हाईलाइट इसलिए हो रहा क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लॉ पे विश्वास रखता था। लेकिन ऐसे दिन रात कई अतुल सुभाष जैसे लोग हैं जिनको इस सिस्टम पे गुस्सा आता है, जिनकी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। लोग 20-20 साल तक जेल में सड़ते रहते हैं, कुछ लोग मार दिए जाते हैं तो कुछ लोग मर जाते हैं, अतुल सुभाष की तरह ही। तो आज के इस केस में मात्र एक अतुल सुभाष ही नहीं, पूरे सिस्टम को लेकर बात करेंगे कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अतुल सुभाष के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, ताकि जो जो आगे आपको बताऊं वो आपको क्लियर होता जाए, साफ होता जाए कि किस तरीके से अतुल सुभाष को दिन रात परेशान किया गया था, दिन रात हरेस किया गया था और वो लोग इतना टॉर्चर क्यों सहते हैं। अतुल सुभाष सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, AI NML एक्सपर्ट, मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट, जिसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश को। और ऐसे लोगों को खोना कोई मामूली बात नहीं है। इंग्लिश में एक डायलॉग है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आई सी यू इन कोर्ट। कोर्ट में लोग भरोसा करते हैं, कोर्ट पे लोग विश्वास करते हैं, तभी कोर्ट बना है। और तभी लोग धमकियाँ देते, चुनौती देते, चेतावनी देते कि बेटा तू कोर्ट में आ, तो देखता हूँ मैं। कोई विवाद होता है तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट। एक टाइम जब अतुल और अतुल की वाइफ से झगड़ा हो जाता है तो वह घर छोड़ के जाती है और 1 करोड़ की डिमांड करती है। अतुल मन में सोचता है कि मैं अनपढ़ तो हूँ नहीं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, बहुत सारी चीजें जानता हूँ, लॉ के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम मुझे। तो यही चुनौती देता हुआ अपने वाइफ को कहता है, सी यू इन कोर्ट। लेकिन यहाँ पे बंदा अनजान था, मालूम नहीं था कि जो बोल रहा हूँ ये चीजें मेरे पे भारी पड़ जाएगी। जब 1 करोड़ की पहले डिमांड करी वाइफ ने तो उसके बाद में डिमांड बढ़ती गई, 3 करोड़ हो गई। जज कहती है कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रही वो। इस टाइम सुभाष को लगने लग गया था कि जो भी चीज़ें मैं सोच रहा था कोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा गलत थी। डे बाय डे 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस, 6 केस, लगातार केस उस पर बढ़ते ही जा रहे हैं। उसको खुद नहीं मालूम कौन कौन से केस लग रहे हैं, लेकिन केस एक पे एक लगते जा रहे हैं। 9 केस लग चुके उस पर, 9 केस और 120 कोर्ट डेट, 40 बार उसको अटेंड करना। यदि आप भी नौकरी करते हो तो आपको मालूम होगा कि एक दिन की भी छुट्टी लेना, TLO या मैनेजर हो, फ्लोर मैनेजर हो या HR हो, कोई भी हो, उसके पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्योंकि बार बार भाई यदि छुट्टी लोगे तो नौकरी से निकलने का भी डर है। फिर भी तो 1 दिन की छुट्टी लेता है। लेकिन जब वो बंदा डेट के लिए जाता कोर्ट में तो होता क्या, कुछ भी नहीं। कोई जज एब्सेंट, कोई वकील एब्सेंट, कभी जो अपोजिट की पार्टी है वाइफ नहीं आ रही, उसकी माँ नहीं आ रही है। फिर डे बाय डे ज़बरदस्ती कोर्ट की डेट बढ़ाई जाती, छुट्टी उसकी वेस्ट होती। जौनपुर से बैंगलोर जाने में जो पैसा जाता वो तो बिल्कुल ही वेस्ट। तो ये सब क्या हो रहा था, ज़बरदस्ती का हरासमेंट किया जा रहा था, ज़बरदस्ती का। उन्होंने बताया कि जो रीटा कौशिक है जौनपुर के जज, उनकी निगरानी में जो वहाँ के क्लर्क है जिनका नाम पेशकर बताया गया, वो किसी से भी थोड़े बहुत जितना लोगों से बनता है, जैसे कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो जेब से 500 निकले, 50 निकले, 1000 निकले, जो भी निकलते वो ले लेता। सेम टू सेम वही क्लर्क का काम था कि जैसे 500 या 1000, 50, 100 जो बन रहा है वही ले लेता। तो यही कुछ 100-500 रुपए के चक्कर में उनकी छुट्टियां भी बर्बाद होती होंगी। अब इस करप्ट जज को और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया। तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते तो फिर मीडिया से बाहर जाए गटर में, कोर्ट के बाहर। अतुल ने ये भी बताया कि क्लर्क ने उनसे पहले 3 लाख रुपए मांगे कि भाई तुम्हारे डायरेक्ट में जज से बात करा दूंगा। फिर बाद में जज खुद उनसे घूस मांग रहा 5 लाख रुपए की। जब अपोजिट पार्टी को लग रहा था कि हम तो इसको इतना हरासमेंट कर रहे हैं फिर भी बंदा टूट नहीं रहा, अब तो इस पर और भी ज़्यादा प्रेशर डालना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से इस बंदे को साले को ख़त्म ही करना है। तब 2.5 साल के बच्चे से एक एप्लीकेशन लिखवाई जाती है कि उसको अपने बाप से 2 लाख रुपए चाहिए और कोर्ट ने उसको पास भी कर दिया।
40,000 रुपये बच्चे के मेंटेनेंस के, 40,000 रुपये वाइफ के। बात तब की है, आज वो 4.5 साल का, सोचो यदि वो 10-12 साल का, 15 साल का हो जाएगा तो उसकी मेंटेनेंस कहाँ पर जाएगी। एक्सेंचर कंपनी का नाम है जिसमें निकिता सिंघानिया, अतुल की वाइफ, काम करती है। ट्विटर में आज का समय इसने सारी पोस्ट को, सारे ट्वीट को प्राइवेट कर रखा है, क्योंकि लोग कंपनी में प्रेशर बना रहे थे कि निकिता को निकालो। हो सकता है इसीलिए इनको कोई मेंशन न कर सके, इनको कोई टैग न कर सके, सारी पोस्ट को सब कुछ प्राइवेट कर दिया। तो अतुल सुभाष इतना हरेसमेंट क्यों झेल रहा था? केवल मात्र अपने बच्चे के लिए। मरते मरते भी वो कह के गया, तो हमें दे दो बच्चा, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। कई पति पत्नी के बीच में प्राइवेट चीजें होती हैं जो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे अतुल सुभाष ने ऐसा समझा कि ये सारी चीजें भी पब्लिक आना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कहना था कि जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो चीज़ें ये भी करवाने की सोचती थी, जैसे कि प्राइवेट चीज़ों को चटवाना। अब तक तो आपको मालूम चल चुका होगा कि कितना परेशान किया गया था अतुल सुभाष को। ये कुछ बातें हैं जो कोर्ट में चल रही थी कि किस तरीके से जज के सामने वाइफ कहती है कि तू तो मरने वाला था। फिर अतुल कहता है कि यदि मैं मर गया तो तुम लोग की पार्टी कैसे चलेगी। वाइफ कहती है कि चलेगी, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पार्टी। पति के मरने के बाद सब कुछ वाइफ का होता है, बाप भी जल्दी मरेगा। फिर इसको आप आराम से रोक करके पढ़ लो कि किस तरीके से बंदे को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे रोकी जाए। ऐसा तो है नहीं कि भाई अतुल सुभाष चला गया तो अब से आगे कोई भी ऐसा केस नहीं निकल के सामने आएगा। हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक और कोई बंदा खत्म हो चुका होगा इस सिस्टम से परेशान होकर के, क्योंकि 74% रेप केसेस हो या 80% दहेज के केसेस हो, ये सब फेक है। तभी तो 10-10, 20-20 साल लोग जेल में सड़ते रहते हैं, और जो फेक केस लगाता है वो मजे लेता है। कोई केस ही नहीं बनता उस पर, कोई सजा ही नहीं होती उसको। तो फिर से सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ों को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए। ऐसा सबसे सिंपल आसान तरीका है जो आम लोगों पे अपनाया जाता है, वही जज पे भी अपनाना चाहिए। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कोई कांग्रेस नेता या बीजेपी के नेता है या आम आदमी पार्टी का कोई भी हो, कई लोगों के घर पे जब रेड मारी जाती है तो पैसा दबा हुआ निकलता है। कोई बेड से निकाल रहा है, कोई छत से निकाल रहा है, कोई दीवार से निकाल रहा है, कोई पाइप के अंदर से निकाल रहा है, कोई धरती फाड़ करके निकाल रहा है। मतलब ब्लैक मनी हर कोई हर तरीके से रखता है। कहाँ का होता है, किस चीज़ का होता है, वो केवल और केवल ब्लैक मनी यानी कि घूसखोरी का होता है। तो जब उन पर ईडी जांच कर सकती है, उन पर केस बन सकता है, छोटा हो या बड़ा मंत्री सब पे केस लगता है, सब की जांच होती है, कोई पुलिस वाला हो, सीबीआई हो या खुद ईडी का ही अधिकारी क्यों ना हो, उसके घर पे भी जब रेड मारी जाती है तो एडवोकेट और जज के में क्यों नहीं। क्या कभी भी आज तक आपने ऐसा सुना कि जज के घर से इतना पैसा मिला? नहीं, क्योंकि जांच नहीं होती है। और इसी घूसखोरी के चलते, इसी सिस्टम के चलते लोग अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। ये आपको सुनने में एक नॉर्मल मामूली बात लग रही है, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। इस चीज़ को लेकर मैंने पिछले 4 साल भी बोला था और आज फिर से मुझे बोलना पड़ रहा है। लेकिन होगा क्या, हमारा तो छोटा चैनल है, गिनती करके 5-6 लोगों तक पहुंच जाएगी, ज़्यादा 50 या 100 लोगों तक, बस वीडियो अटक जाएगी। क्योंकि अच्छी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, इसलिए आप रोक देते हो। ये नहीं सोचते हो कि आपको भी यदि कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा। लेकिन ना, बोलते बोलते एक चीज़ और याद आ गई। जैसे सारी न्यूज़ें निकल के सामने आती है तो ये सारी चीज़ों को सुनकर, देखकर और भी आम बंदा डर जाता है, खौफ जाता है कि भाई बस कोर्ट के चक्कर ना लगाऊं, कोर्ट से बस दूर रहूं मैं। क्योंकि यदि कोर्ट के चक्कर लगाने लग गए तो भैया ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। बस इतने ही कहूँगा कि उस फीलिंग को समझो जब किसी व्यक्ति के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती और यदि उस पर झूठा आरोप लगा देता चोरी या बलात्कार का, तो उसकी ज़िंदगी क्या होगी। इसके बारे में थोड़ा ज़रूर सोचें ताकि आने वाले कल को आपके माध्यम से थोड़ा बहुत सुधारा जा सके।